अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ हमवतनों, आपको एक बार फिर लीगल एडवाइज़री वायर के जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर्स में खुश आमदीद कहा जाता है। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही फ़ेसबुक पेज जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके लिंक पे जाके फ़ेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। और अगर आपको किसी किस्म की मालूमात दरकार हैं या किसी किस्म का कानूनी मशवरा या पढ़ाई में किसी मदद की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लीगल एडवाइज़री वायर के व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है जूरिस्प्रूडेंस का, जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, वो है ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि मलकियत। आप स्क्रीन पर मुख्तलिफ नोट्स भी इसके साथ साथ देखते जाएंगे, लेकिन ओनरशिप क्या होती है? फंडामेंटल राइट्स में से एक है ओनरशिप, यानी कि कोई भी शख्स किसी चीज़ को जो कि उसके पास हो। आम हालात में हम ये कहते हैं, जैसे आपका मोबाइल है जो आपकी मलकियत है, आपके हाथ में है, आपके पास है। आपकी किताबें, आपकी मोटरसाइकिल, गाड़ी या कोई घर, बर्तन, ये आपकी ओनरशिप में है ना। आप इन्हें पोजेस कर रहे हैं, आप इन्हें अपने पास रख रहे हैं, ये आपके नाम पर रसीद कटी है कि आप इसके मालिक हैं, मालिक व मुख्तार हैं, आपके ने ही इसे ख़रीदा है। ये एक आम कॉन्सेप्ट है कि आपने जब किसी चीज़ को ख़रीदा है तो आप उसके ओनर बन गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को ख़रीदें तो ही आप उसके ओनर हो सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ के आप ओनर हैं वो आपको बज़ाहिर नज़र भी आ रही हो, वो आपके हाथ में भी हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक ऐसी चीज़ हो जिसे आप देख सकते हों। तो लिहाजा आपको मेरी बातें बड़ी अजीब सी लग रही होंगी कि ये क्या बात हुई कि मैं किसी चीज़ का ओनर हूँ और वो मुझे नज़र ना आए, मैं किसी चीज़ का ओनर हूँ और वो मेरे पास ना हो। तो ओनरशिप का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ये उस वक्त शुरू हुआ जब लोगों ने दरख्त उगाने शुरू किए, जब लोगों ने ज़मीनें लेनी शुरू की, कहना शुरू किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये ज़मीन तो मेरी है, ये पत्थर जो मैंने पकड़ लिया है ये पत्थर मेरा है, ठीक है, ये ज़मीन जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ ये मेरी है, ये दरख्त की लकड़ी जो मैंने काट ली ये मेरी है, या ये जो मैंने दरख्त उगा लिया ये मेरा है। जहाँ पे मेरा का तसव्वुर आ गया वहाँ ओनरशिप का तसव्वुर आ गया। किसी चीज़ को ओन करना, किसी चीज़ को अपनाना, उसका मालिक बन जाना। तो ये आइडिया जो है ओनरशिप का, ये वहाँ से शुरू हो गया, मलकियत का तसव्वुर, जहाँ पर मेरी का तसव्वुर आ गया। मेरी घड़ी, मेरी किताब, मेरी ज़मीन, मेरा जूता, ठीक है। तो जहाँ पर मेरी आ गया वहाँ पर ओनरशिप आ गया। और ओनरशिप के साथ ही, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि ये कैसे मुमकिन है कि मेरी चीज़ और मेरे पास ना हो। तो यहाँ से ही जो कॉन्सेप्ट है ना पोजेशन का, वो भी ओनरशिप से ही जनरेट हुआ। अगर ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ना होता तो शायद पोजेशन का कॉन्सेप्ट भी ना होता, या वो किसी और तरफ से आ जाता। तो पहले आप ये देखते हैं कि आप किसी चीज़ को अगर ओन कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो माइंड में आता है वो यही होता है कि आप उसे पोजेस भी कर रहे हैं, आप उसको, आपके पास, आपकी दस्तरस में वो चीज़ मौजूद है। तो आइए देखते हैं कि ओनरशिप का लिटरल मीनिंग क्या है। इसका लिटरल मीनिंग है ओन करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को का आपके पास होना, उसे होल्ड करना, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है वो ओनरशिप की वो ये है इसकी लीगल सेंस में कि मीनिंग ऑफ राइट ओवर अ थिंग टू द एक्सक्लूजन ऑफ वर्ड। अब ये जो यहाँ लाइन यूज़ हुई है कि लीगल सेंस में ओनरशिप का मतलब ये है कि आपका एक राइट क्रिएट हो जाना उस चीज़ को होल्ड करने का अगेंस्ट होल वर्ड। एक्सक्लूजन ऑफ वर्ड का मतलब ये है कि बाकी पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपको ये राइट हासिल है कि आप उस चीज़ को रख सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूड करने से एक्सक्लूजन का लफ्ज़ है, यानी कि बाकी सारी दुनिया उसे लेने से, उसे इस्तेमाल करने से, उसे पोजेस करने से, उसे होल्ड करने से एक्सक्लूड हो गई, ख़त्म हो गई, दूर हो गई, निकल गई। तो ये
ओनरशिप का जो राइट है वो आपका एक्सक्लूसिव और एब्सोल्यूट राइट है उस किसी चीज़ को ओन करने का, उसे अपने पास रखने का। अब हम देखते हैं कि जूरिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टन, ओनरशिप मीन्स अ राइट विच अवेल्स अगेंस्ट एवरीवन who is subject to the law, conferring the right to put thing to use of indefinite nature of all other persons। अब इसको अगर हम तोड़ के पढ़ें डेफिनेशन को, तो ये क्या कहती है? ऑस्टन ये कहता है कि ओनरशिप जो है बेसिकली एक हक है जो किसी को हासिल हो जाता है बाकी सबके खिलाफ, जो कि सब्जेक्ट टू लॉ है। सब्जेक्ट टू लॉ का क्या मतलब है? जिन्हें के कानून जिन पर दस्तरस हासिल कर सकता है, जो किसी कानून के ताबे हैं, किसी मुल्क के, किसी इलाके के, किसी शहर के, किसी कानून के ताबे हैं, ठीक है, उनको उस राइट से एक्सक्लूड कर दिया गया। उन सब के अगेंस्ट किसी शख्स को ये राइट हासिल हो गया कि वो किसी प्रॉपर्टी को ओन कर सके, उसे अपने पास रख सके हमेशा के लिए, और ये जो राइट है उसका वो एक्सक्लूसिव है, एब्सोल्यूट है, यानी इसमें कोई और अमल दखल नहीं कर सकता। According to Samant, ownership is a relation between a person and any right that vested in him। क्या है? रिलेशन है। सामंट क्या कहता है कि ओनरशिप एक रिलेशन है एक शख्स के और उसके उस राइट के दरमियान जो उसका किसी चीज़ पर है, ठीक है। ऑस्टन ने उसको राइट करार दिया और सामंट ने कहा कि ओनरशिप एक्चुअली वो जो उस शख्स का वो राइट है उस चीज़ को अपने पास रखने का, उस राइट और उस शख्स के दरमियान का जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ कॉल्ड ओनरशिप। दैट विच मैन ओन्स इज़ ए राइट एंड नॉट अ थिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली वो राइट है जो कि उसके पास है, जो उस प्रॉपर्टी के ऊपर है, उस राइट जो उसको प्रॉपर्टी या उस चीज़ के ऊपर है, उसके और उस शख्स के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको सामंट ने कहा है कि वो ओनरशिप कहलाती है। एसेंशियल्स क्या हैं? लेट्स टॉक इन अ कॉमन वे। ओनरशिप, आपके हाथ में मोबाइल है, आपकी मर्ज़ी है आप इसे यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी आप इसे फेंक दें, आपकी मर्ज़ी आप इसे हाथ में पकड़ें, आपकी मर्ज़ी आप इसे ड्रॉर में बंद कर दें, आपकी मर्ज़ी है आप इसको तोड़ दें, आप इसको किसी को गिफ्ट कर दें, आप किसी को सेल कर दें, आप किसी को मॉर्गेज कर दें, इससे फ़ायदा उठाएं, इस पे चीज़ें देखें, इस पे कॉल करें, इस पे फेसबुक इस्तेमाल करें या किसी के साथ मिलके इसको शेयर करें, ठीक है, या ये आप किसी को दे दें। ये तमाम राइट्स आपको अपने मोबाइल पर हासिल हैं और यही ओनरशिप है कि जहां आपके पास ये तमाम एलिमेंट्स हैं किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के, राइट टू यूज़, उस चीज़ को उसकी हैयत बदलने के, राइट टू डिस्पोजिशन, राइट टू पोजेस, उसे पोजेस करने के, राइट टू एग्जॉस्ट, उसको पूरा मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करने के। मिसाल के तौर पे कोई खाने की चीज़ या कोई फसल है जिसे आप मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, मोबाइल को तो ऑब्वियसली आप उस तरह एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। यहाँ एग्जॉस्ट से मुराद ये है कि आप उसको मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर लें। राइट टू डिस्ट्रॉय, आप उसे तबाह बर्बाद कर दें, कोई आपको पूछने वाला नहीं। राइट ऑफ बेनिफिट, आप उससे कोई फ़ायदा उठाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। रेजिडुअल कैरेक्टर में होता है कि जहाँ पर कि आप उसको में से कुछ दे भी देते हैं किसी दूसरे को और फिर थोड़ा सा अपने पास भी रख देते हैं, जो रेजिड्यू रह जाता है, जो बाकी बच जाता है, उसको ओन कर सकते हैं। कुछ दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ सेल कर सकते हैं, कुछ बकाया भी रख सकते हैं उसमें से। राइट टू डिस्ट्रॉय, आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं टोटली, आप उसे किसी और शख्स में वेस्ट कर सकते हैं। और बेसिकली आपका राइट इन पर्सोनम भी है कि आपका अपना राइट है कि आप उसको अपने पास रख सकते हैं, आपका पर्सनल राइट है उस चीज़ के इस्तेमाल करने का। अब इसके कौन कौन से तरीके हैं ओनरशिप के? राइट, डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप। एक्विजिशन का क्या मतलब है कि आप कैसे किसी चीज़ की ओनरशिप ले सकते हैं।
दो तरीके से ले सकते हैं। एक होती है ओरिजिनल तरीकाकार ओनरशिप लेने का किसी चीज़ का, एक होता है डेरिवेटिव। अब ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल एक्विजिशन मीन्स एन एक्विजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी और एस्टेट विच हैज़ नेवर बीन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, जो कभी भी किसी की प्रॉपर्टी ना हो, यानी फर्स्ट हैंडेडली जब आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, सबसे पहले जब आप उस चीज़ को लेते हैं, एक्वायर करते हैं, उससे पहले वो किसी कोई और उसका ओनर नहीं था, तो बेसिकली आप उसके ओरिजिनल ओनर हैं। इसको कहा जाता है एक्चुअल एक्विजिशन। और एक्चुअल एक्विजिशन जो होती है उसको फिर उसके आगे तीन तरीक़ाकार हैं, तीन तरीक़ों से एक्चुअल एक्विजिशन जो है वो हासिल की जा सकती है। सबसे है पहले है एब्सोल्यूट ओनरशिप इज एब्सोल्यूट व्हेन द सेम इज एक्वायर्ड ओवर प्रीवियसली ओनरलेस ऑब्जेक्ट। द रूल इज दैट द फर्स्ट ऑक्यूपायर बिकम्स द ओनर। एब्सोल्यूट ओनरशिप कैन बी एक्वायर्ड इन फॉलोइंग टू वेज। अब फिर एब्सोल्यूट ओनरशिप भी आगे मज़ीद दो तरीक़ों से हासिल की जा सकती है। तो पहले क्या है कि ओरिजिनल ओनरशिप हम देख रहे हैं, और ओरिजिनल ओनरशिप वो जो कि एब्सोल्यूट ओनरशिप है। एब्सोल्यूट ओनरशिप क्या है? वो जो कि पहली दफ़ा किसी की चीज़ की या किसी ऑब्जेक्ट की ओनरशिप ली जाए जहाँ पे कि पहले कभी उसका कोई ओनर ना हो। और फिर उसकी आगे दो तरीके हो सकते हैं कि कौन से वो दो तरीके होते हैं जिससे कि एब्सोल्यूटली ओरिजिनली किसी चीज़ की ओनरशिप ली जा सकती है। एक होता है ऑक्यूपेशन और एक होता है स्पेसिफिकेशन। ऑक्यूपेशन जैसे कि ऑक्यूपाई सेल हेड हाउस, ऑक्यूपाई करना, फिजिकल कंट्रोल ऑफ अ थिंग is essential in the case of occupation. Such an ownership is acquired in case of wild animals, birds, fish। यानी आपने पहली दफ़ा कोई मछली पकड़ी तो अब जाहिर सी बात है कि मछली इससे पहले तो किसी की पोजेशन में नहीं थी, ठीक है ना, नेचुरली थी। आपने कोई आवारा बिल्ली पकड़ ली, आपने कोई परिंदा पकड़ लिया, तो उसके आप फर्स्ट टाइम जो आप ओनरशिप एज एन ऑक्यूपायर, अब यहाँ मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी शायद आपको हंसी भी आएगी, जैसे कहते हैं लब्बी चीज़ खुदा दी। तो आपको कोई चीज़ पड़ी हुई मिली और आपने उसको ऑक्यूपाई पकड़ कर लिया, आपने उसको अपने पास पोजेस कर लिया, ठीक है, अपने कंट्रोल में, अपने फिज़िकल कंट्रोल में लिया है, तो इसका मतलब है कि आप ही उसके एब्सोल्यूट ओरिजिनल ओनर हैं। अब ये जो है एब्सोल्यूट ओनरशिप, दूसरा तरीका कौन सा है इसका? स्पेसिफिकेशन। इन केस ऑफ स्पेसिफिकेशन, मटेरियल बिलोंगिंग टू वन पर्सन आर गिवन अ न्यू शेप, ठीक है। क्ले मे बिलोंग टू वन पर्सन बट द स्कल्पचर मे मेक अ स्टैचू आउट ऑफ इट। अब देखें, आप सीमेंट की दुकान पर गए, अब वो एक सीमेंट है या क्ले है, वो क्ले दुकानदार के पास पड़ी हुई है, वो उस वक्त उसकी ओनरशिप में है, लेकिन जब उसको ला के आपने उसकी शेप बना के उसका एक प्याला बना लिया या उसका एक गुलदान बना लिया, तो अब वो जो ओरिजिनली जिस शेप में वो चीज़ बनकर आई है वो आपकी ओनरशिप में, आप उसके एब्सोल्यूट और ओरिजिनल ओनर हैं। जो दुकानदार है वो उसको ये नहीं कह सकता कि नहीं जी ये तो मेरा था, पहले एक्चुअली मैं ऐसे ओन करता था, अब आप ओन करते नहीं। उसकी हैयत बदल गई, उसकी नेचर बदल गई। आप दुकान से प्याज ख़रीद कर लाए, ठीक है जी, तो प्याज का ओनर तो एक्चुअली उस वक्त वो दुकानदार था, ओरिजिनल ओनर तो वही रहा वहाँ पर। अब जब आप उसको घर लेकर आ गए, घर ला के आपने उसकी हंडिया पका दी, अब हंडिया पका के तो वो हंडिया जो है वो आपकी ओरिजिनल ओनरशिप है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जहाँ पर के वो चीज़ जो है ओरिजिनली यानी कि फर्स्ट हैंडेडली आपकी ओनरशिप उसके ऊपर एब्सोल्यूट सेंस में आई है। और वो ओनरशिप जो है वो किस तरीके से आई है, या तो आपने बिल्कुल ही एक ऐसी चीज़ जो कि पहले कोई ओन नहीं कर रहा था उसको उसका फ़िज़िकल कंट्रोल हासिल कर लिया, या आपने उसकी नेचर चेंज कर दी, तो अब जो नई नेचर है उसके ज़रिए वो आपकी ओनरशिप उसके ऊपर एब्सोल्यूट और ओरिजिनल है। फिर आ जाती है एक्सटिंक्टिव ओनरशिप। एक्सटिंक्टिव ओनरशिप या बाय प्रिस्क्रिप्शन। Ownership is extinctive if the ownership of a previous person is finished on account of adverse possession by the occupier. It belongs to property law. It means continued occupation by someone over a thing from a long period. इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश एज में इसका ज़िक्र है, इसका ताल्लुक़ है। प्रेस्क्रिप्शन एक ऐसा तरीका है जहाँ पे कोई शख्स बहुत अरसे से किसी ज़मीन या किसी चीज़ को पोजेस कर रहा है अनइंटरप्टेडली, यानी कि उसके बीच में किसी ने कभी मुदाखलत नहीं की, वो मुसलसल उसको उसके ऊपर राइट ऑफ ओनरशिप जो है वो एंजॉय कर रहा है और कभी किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया।
मुसलसल 12 साल अगर कोई शख्स इस तरह से करे तो इस कानून के तहत प्रेस्क्रिप्शन या एक्सटेंटिव ओनरशिप के तहत जो है वो उसको ओनरशिप मिल जाती है। तो ये एक इंग्लिश लीगल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है और इसके ज़रिए इसका अगर मैं आपको मिसाल दूं तो जैसे कि कच्ची आबादियों में को जो है वो उनको ओनरशिप दे दी गई भुट्टो के दौर में। तो वो उन्होंने कहा कि जो लोग जो हैं आप सर्वे करें और जो लोग 12 साल से बैठे हुए हैं ज़मीन के ऊपर अनइंटरप्टेडली, तो उनको जो है मालिकाना हकूक़ दे दिए जाएंगे। तो बेसिकली वो उसके ओरिजिनल ओनर नहीं थे, बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय लैप्स ऑफ टाइम जो है वो उसके ओनर बन गए। फिर आ जाता है जी एक्सेसरी ओनरशिप। It is accessory if the ownership is acquired as a result of accession। accession किससे? access से, access करना किसी चीज़ को। If some land is added on account of a change in the course of the river, the same is acquired by the owner of the property adjoining it through the process of accession। ये कौन सा जिक्र है? जहाँ पर के आपने देखा होगा जहाँ पे दरियाओं के इर्द गिर्द की जो ज़मीन होती है, बाज़ का दरिया फैल जाता है, बाज़ का दरिया सिकुड़ जाता है। तो जब दरिया फैल जाता है तो वो ओनरशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो ज़मीन दरिया में चली जाती है। तो इसी तरह वो ऑनर की वो ज़मीन जो कि दरिया के साथ लगती है, तो अगर दरिया अपना रुख बदल लेता है तो वो जो एक्सटेंड हो जाती है जगह, तो जो एक्सेसिव लैंड होती है वो उसकी ओनरशिप में आ जाती है और इस तरह से उसको उसके ऊपर ओनरशिप का राइट हासिल हो जाता है। दूसरी किस्म जो आ जाती है डेरिवेटिव सक्सेशन की, डेरिवेटिव ओनरशिप की। और ये डेरिवेटिव ओनरशिप जो होती है ये थ्रू सक्सेशन होती है। सक्सेशन आप लोगों ने कई दफ़ा लफ्ज़ सुना होगा। सक्सेशन वहाँ स्टार्ट होती है जहाँ पर कि एक शख्स जो है वो चला जाता है तो उसके जो लीगल एयर्स हैं उनको वो चीज़ इनहेरिट हो जाती है। तो अब देखते हैं कि क्या होती है। जो ओनरशिप बी कंसिस्ट इन टेकिंग द थिंग फ्रॉम एन अदर विद और विदाउट हिज कंसेंट, बोथ आर द केसेस ऑफ डेरिवेटिव एक्विजिशन सिंस द न्यू ओनर्स टाइटल इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ हिज प्रीडिसेसर। सक्सेसर हमेशा बाद में आने वाला होता है, प्रीडिसेसर हमेशा पहले होता है। तो जहाँ पर के किसी शख्स को एक शख्स से दूसरे, पहली हमने पढ़ी ओरिजिनल ओनरशिप, ओरिजिनल ओनरशिप की हमने वो 3 के अक़साम पीछे पढ़ी। अब आगे चीज़ हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव के, जहाँ पे पहले से एक ओनरशिप थी और वो आगे मुंतकिल होगी किसी दूसरे में। तो एक प्रीडिसेसर हो गया, एक उसका सक्सेसर हो गया, एक ओरिजिनल ओनर हो गया, एक वो हो गया जिसको आगे वो जा रही है। और अब ये कैसे होगी? इट बिलोंग्स टू द फैमिली लॉ एंड आफ्टर समवन्स डेथ प्रॉपर्टी पासिस टू हिज लीगल एयर्स एंड दे बिकम ओनर्स बाय सक्सेशन। तो जो मैंने आपको बात बताई कि जैसे कोई शख्स मर जाता है तो उसके मरने के बाद जो है वो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र हो जाती है उसके सक्सेसर्स में, उसके बच जाने वालों में, उसके लीगल एयर्स में। तो इसे कहा जाता है डेरिवेटिव ओनरशिप। तो यहाँ पे ओरिजिनल ओनर वो बेसिकली नहीं होते, ना उन्होंने उस प्रॉपर्टी को ख़रीदा होता है, ना उनको गिफ्ट में मिली होती है, बल्कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है उनके पास वो प्रॉपर्टी जो है या वो चीज़ जो है वो आ जाती है और वो उसके ओनर बन जाते हैं। बाय ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इज़ फ्रीक्वेंट मोड ऑफ एक्विजिशन एंड ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट कैन बी पॉसिबल ओनली बाय कॉन्ट्रैक्ट इन फॉर्म ऑफ सेल और गुड एक्सेट्रा। ये वो है जहाँ पे कि स्पेसिफिकली अपनी प्रॉपर्टी जो है वो आगे ट्रांसफ़र की गई है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी आगे किसी को सेल कर देता है, गिफ्ट कर देता है, मॉर्गेज पर देता है कुछ अरसे के लिए, या जो है उसको लीज़ पर दे देता है, उस पर ट्रस्ट कायम कर देता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जहाँ पर एब्सोल्युटली ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, मॉर्गेज में तो खैर नहीं होती, लेकिन ट्रस्ट में जो है जब आप ट्रस्टी बना देते हैं तो ट्रस्टी जो होता है वो उसका वक्ती तौर पे ओनर हो जाता है। बेशक कि वो बेनिफिट जो है वो लेता है उससे बेनिफिशरी, लेकिन ट्रस्टी जो है उसका उस वक्त ओनर हो जाता है। काइंड्स ऑफ ओनरशिप। अब काइंड्स ऑफ ओनरशिप कौन कौन सी हैं? ओनरशिप की ये फॉलोइंग काइंड्स हैं जिनके बारे में अब हम वन बाय वन आगे पढ़ने जा रहे हैं। कॉर्पोरल एंड इनकॉर्पोरल ओनरशिप। कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल।
कॉर्पोरल से मुराद होता है जहाँ पे कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ जिसे कि आप टच कर सकें, जिसे आप देख सकें, उसको हाथ लगा सकें, जैसे आपकी मोबाइल, आपकी घड़ी, आपकी गाड़ी, आपका घर, बेंच, कुर्सी, टेबल, कुछ भी जिसे आप टच कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरल। इनकॉर्पोरल वो चीज़ होती है जो कि आपको दिखाई ना दे, ठीक है, जैसे आप देख ना सकें, जैसे आप टच ना कर सकें, जैसे कॉपीराइट्स हैं, जैसे ट्रेडमार्क है, जैसे कि गुडविल है, जैसे गोरमे जो है वो एक गुडविल है, ये नाम जो है यानी एक ऐसा नाम जो कि चल रहा है। जब हम गोरमे का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में फौरी तौर पे एक फूड चेन आ जाती है। KFC का नाम लेते हैं, फूड चेन आ जाती है। KFC का जो लिखा हुआ है नाम KF और C, दैट इज़ देयर ट्रेडमार्क। वो जो साथ बाबा जी बने हुए, दैट इज़ अ ट्रेडमार्क। तो ये ट्रेडमार्क की ओनरशिप ये कहीं पे लिखी, ये पढ़ी तो नहीं हुई है ना, ये एक डिज़ाइन है। इसी तरह कॉपीराइट है, किसी ने ओरिजिनली कोई पोएम लिखी है, कोई किताब लिखी है, कोई फीचर लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, उस पर उसका कॉपीराइट है कि ये ओरिजिनली उसका है। तो उसको आप कॉपीराइट को आप देख तो नहीं सकते, आप उसे टच तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो राइट है, और राइट ओनरशिप का, ये वो ओन कर रहा है, वो कॉपीराइट वो ओन कर रहा है, वो ट्रेडमार्क वो ओन कर रहा है, वो गुडविल जिसे कि आप टच नहीं कर सकते। सो ये इनकॉर्पोरल ओनरशिप है। फिर आ जाता है जी ट्रस्ट। इसी तरह से जो खैराती ओनरशिप होती है, ये ट्रस्ट ओनरशिप है। ट्रस्ट ओनरशिप में क्या होता है कि जहाँ पे आप किसी और के बेनिफिट के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक ट्रस्टी होता है, एक ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होता है, और एक जो होता है बेनिफिशियरी होता है। ऑथर ऑफ द ट्रस्ट किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज़ को हवाले करता है ट्रस्टी के या मतवली के, उसे कहता है कि इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको इस्तेमाल करना, और इसका जो बेनिफिट आएगा वो इस्तेमाल वो जाएगा किसको, बेनिफिशियरी को। तो यहाँ पे ओनरशिप तो ट्रस्टी की होती है, वो रियल ओनर तो नहीं होता उसका, मतलब वो उस तरह से रियल नहीं होती है, लेकिन वो उसको इस्तेमाल करने की, उसको हर तरह के उसको की देखभाल के, वो तमाम जो राइट्स हैं वो ट्रस्टी के पास होते हैं। इवन समटाइम्स वो उसको डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है उस प्रॉपर्टी को विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, अगर वो ज़रूरी समझता है कि उन जो है बेनिफिशरी उसके बेनिफिशियल इंटरेस्ट में ज़रूरी है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और ट्रस्ट प्रॉपर्टी की जो होती है उसमें जो उसके से जो बेनिफिट्स लेने के जो राइट्स होते हैं, वो ओनरशिप जो बेनिफिशियल ओनरशिप है वो बेनिफिशरी की होती है, और उसको हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनरशिप, इन विच वन हु इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू यूज ओनरशिप फॉर द बेनिफिट टू अदर्स बिकॉज राइट ऑफ ओनरशिप बिलोंग्स टू हिम दो द लीगल टाइटल बिलोंग्स टू अनदर। अब इसकी मिसाल क्या है, इफ़ प्रॉपर्टी इज़ गिवन टू एक्स ऑन ट्रस्ट फॉर वाई, X would be trustee and his ownership would be trust ownership, and Y would be beneficiary and his ownership would be beneficiary ownership, ठीक है। तो इन दोनों की ओनरशिप उस प्रॉपर्टी पे होगी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे। ट्रस्टी की इस हद तक कि वो उसको जो है वो संभाल के रखेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियरी, और बेनिफिशियरी की जो है बेनिफिशियल ओनरशिप हो जाएगी। लीगल ओनरशिप और इक्विटेबल ओनरशिप। लीगल ओनरशिप ये होती है कि जहाँ पर legally recognized है by common law, a person who have full control over a thing to use or sell it or has a power to convey rights to others is called legal ownership। यानी कानूनी तौर पर मुकम्मल, अगर हम इसको दूसरे एस्पेक्ट से देख रहे हैं ओनरशिप को, कि जहाँ पे एक शख्स को मुकम्मल तौर पर कानूनी इख्तियार हासिल है कि वो किसी चीज़ को ओन करे, वो उसको सेल आउट कर सके, वो उसको इस्तेमाल कर सके, वो उसको कन्वे कर सके, यानी कि कन्वे का मतलब होता है आगे किसी को दे सके, तो इसे कहते हैं लीगल ओनरशिप। यानी कानून की मुकम्मल प्रोटेक्शन उसको हासिल हो, और कानून के तहत जो है वो उसको हर तरीके से इस्तेमाल कर सके। इक्विटेबल ओनरशिप जो है वो ऐसी ओनरशिप होती है जो कि इक्विटी, जो कि एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है नेचुरल जस्टिस का, और उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, रोमन कॉन्सेप्ट है। और इक्विटेबल ओनरशिप जो है ये बेसिकली इक्विटी से ली गई है। इन मैनी केस इक्विटी रिकग्नाइजेज ओनरशिप वेयर कॉमन लॉ डज नॉट रिकग्नाइज, तो ड्यू टू हैविंग सम डिफेक्ट्स इन लीगल रूल्स इक्विटेबल ओनरशिप ऑलवेज इम्प्लाइड एज लीगल ओनरशिप। तो इक्विटेबल ओनरशिप भी जो होती है वो लीगल ओनरशिप ही होती है, लेकिन बेसिकली ये इक्विटी के अंदर आती है, और इसको कॉमन लॉ जो है वो नहीं इसको बेसिकली प्रोटेक्शन देता है या रिकग्नाइज करता, बल्कि
इक्विटी के जो रूल्स हैं उनके तहत किसी को उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट हासिल हो जाता है या ओनरशिप जो है वो हासिल होती है। फिर आ जाती है दो और किस्में ओनरशिप की, जिसको कि हम कहते हैं सोल ओनरशिप और को ओनरशिप। सोल जैसे कि नज़र आ रहा है लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि अकेला एक ही बंदे की मुकम्मल किसी चीज़ के ऊपर इजारादारी, मुकम्मल उसके ऊपर उसके हकूक़ मलकियत जो हैं, यानी अगर किसी प्रॉपर्टी का कोई एक ही अकेला मालिक हो तो हम उसे कहते हैं सोल ओनरशिप उसकी उस प्रॉपर्टी पर। को ओनरशिप वहाँ पर जहाँ पर किसी एक प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा लोग जो है पोजेस कर रहे हैं, एक मोटरसाइकिल के एक से ज़्यादा जो हैं वो ख़रीदार हैं या एक से ज़्यादा मालिक हैं, या एक घर में रहने वाले 4 या 5 अफराद जो हैं वो उस प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं, तो हम उन्हें वो एक दूसरे के को ओनर्स आएंगे। एंड फॉलोइंग आर द 2 फॉर्म्स ऑफ को ओनरशिप। एक ओनरशिप in common ownership after the death of a person, rights transfer to his successors like inheritable राइट्स। यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, को ओनरशिप कौन सी है कि जहाँ पर के जैसे कि बाप मरा तो उसके बाद जो माँ है और बकाया बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं मिसाल के तौर पर, तो वो सब के सब उस प्रॉपर्टी में एज अ सक्सेसर ऑटोमेटिकली ओनरशिप में आ गए उस प्रॉपर्टी के, और वो उसके बीच में क्या है, कॉमन ओनरशिप है, उन सब की उसके बीच में ओनरशिप है। जॉइंट ओनरशिप वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर कि एक से ज़्यादा ओनर्स हों और वहाँ पर एक के मरने के बाद दूसरे का ऑटोमेटिकली वजह। इन जॉइंट ओनरशिप ऑन द डेथ ऑफ वन ओनर द ओनरशिप डाइज विद द डेड पर्सन एंड इट ट्रांसफर्स टू अदर को ओनर वाइल heirs ऑफ डिसीज्ड आर नॉट एलिजिबल फॉर इनहेरिटेंस। तो ये कौन सी सिचुएशन है कि जहाँ पर जॉइंट ओनरशिप थी और एक जो ओनर है वो फौत हो गया, तो दूसरा उसका कोई लीगल एयर्स है ही नहीं या वो एलिजिबल नहीं है किसी वजह से लीगली, तो फिर उस सूरत में जो दूसरा ओनर है ऑटोमेटिकली बकाया सारी प्रॉपर्टी भी उसको चली जाएगी। तो जॉइंट ओनरशिप वहाँ पर आती है जहाँ पर कि एक प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर्स जो हैं वो मौजूद हों, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि उनके ओनरशिप के जो राइट्स हैं वो इक्वल हों, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप। एब्सोल्यूट ओनरशिप जो है इज़ वन हु हैज़ फुल राइट्स ओवर अ थिंग टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल and where no one can interfere in rights of ownership। जी, तो एब्सोल्यूट ओनरशिप जो है वो वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर टोटली एक ही बंदे की टोटल किसी प्रॉपर्टी के ऊपर ओनरशिप है, एक्सक्लूसिव है, यानी कोई और उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई उसका को ओनर नहीं है, कोई जॉइंट ओनर नहीं है, कोई उसकी जो है आगे उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो उसको एब्सोल्यूटली अकेला जो है उसको ओन कर रहा है। लिमिटेड ओनरशिप वहाँ पर होती है जहाँ पर कि एक से ज़्यादा ओनर्स होते हैं और वो एक ख़ास हद तक बस उसको ओन कर सकते हैं, और उनकी जो इसी तरह से उसको डिस्पोजेस करने या उसको डिस्पोज ऑफ करने उस प्रॉपर्टी को, या उसको डिस्ट्रक्शन किसी हद तक जो है वो सिर्फ करने की उसको अथॉरिटी होती है, वो टोटली उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, और उसकी ओनरशिप जो होती है वो लिमिटेड होती है, ख़ास हद तक होती है, कुछ राइट्स होते हैं कुछ नहीं होते हैं, और एक ख़ास हद तक उसको अपना जो है एक शेयर मिसाल के तौर पे आप कह लें कि मौजूद होता है। तो आप ये बेसिकली उसी तरह से ही है कि जैसे कि जॉइंट या को ओनरशिप हो जाती है या पार्टनरशिप है किसी चीज़ के अंदर, तो वहाँ पर, या जैसे कि कंपनीज़ के अंदर कोई शेयर्स हैं तो वहाँ पर लिमिटेड ओनरशिप हो जाती है। फिर वेस्टेड एंड कंटिंजेंट ओनरशिप। वेस्टेड क्या होती है, टू गिव पर्टिकुलर लीगल अथॉरिटी, पावर और राइट्स ऑफ पोजेशन एंड यूज ऑफ लैंड और अदर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेस्टेड ओनरशिप। जैसे कि आप किसी शख्स को जो है ज़िंदगी भर के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं, ठीक है, और फिर कहा जाता है कि जनाब जब ये मर जाएगा तो फलाने को ये ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है किसी एक प्रॉपर्टी में, उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है तो उसकी वेस्टेड ओनरशिप कहलाएगी। कंटिंजेंट ओनरशिप जो है वो पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आती है, जैसे आप
स्टैट्स में पॉसिबिलिटीज़ पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ पढ़ते हैं। इसी तरह कंटिंजेंट ओनरशिप जो होती है वो कंडीशन कर दी जाती है, किसी चीज़ के साथ उसको नथी कर दिया जाता है। कंटिंजेंट ओनरशिप डिपेंड्स अपॉन द पॉसिबल अकरेंस ऑफ ए फ्यूचर हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, ठीक है। यानी कि किसी आने वाले वक्त के किसी काम के होने या ना होने के साथ उसको कंटिंजेंट कर दिया जाता है, कंडीशन कर दिया जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये प्रॉपर्टी इस शख्स को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, या अगर ऐसा ना हुआ तो ये प्रॉपर्टी इस शख्स को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मिसाल के तौर पर गिफ्ट जो है वो कंडीशनल इस तरह से कर दिया जाता है, वैसे तो कंडीशनल नहीं होता गिफ्ट, लेकिन अगर हम समझने के लिए इस चीज़ को लेके चलें तो हम ये कह सकते हैं कि आप किसी भी इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के साथ किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को के ट्रांसफ़र होने या ना होने को कंडीशन कर दें तो वो कंटिंजेंट ओनरशिप कहलाती है। उम्मीद है आपको ओनरशिप पर ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको डिटेल में सुनकर कोई भी आपके दिमाग में अगर सवाल है तो हमसे रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।